हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम देखेंगे हमारा टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो मैंने तुम्हें डिटर्मिनेंट्स में जब पढ़ाया था तो लास्ट में मैंने बोला था कि एक टॉपिक है वो मैं मैट्रिसेस के बाद पढ़ाऊंगा, तो वो ये टॉपिक है। तो अभी हम जो सीख रहे हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसको अभी हम डिटर्मिनेंट मेथड से देखेंगे और एक क्लास में उसको मैट्रिसेस से बताऊंगा, फिर हमारा ये मैट्रिसेस चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखो सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा इसमें हम टोटल 3 सिस्टम पढ़ने वाले हैं। 3 सिस्टम से मेरा मतलब है, जैसे लिख लेते हैं पहले एक बार, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस। ठीक है, एक सिस्टम रहेगा हमारा 2 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस एंड लास्टली 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस। ठीक है ना, देखो अभी समझाने के लिए तो मैं इसकी थ्योरी भी कवर करूंगा 1 और 2 की। ठीक है ना, मतलब 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस, बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलूं, मतलब अगर मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं एक मिनट, मतलब परसेंटेज वाइज बता रहा हूं, तो 9 क्वेश्चन इसके होंगे, एक क्वेश्चन ऊपर वाले से होगा, तो मोर और लेस ज्यादातर यही आता है 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स। तो हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेकंड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला तो बहुत ही इजी है, मतलब उसको तो हमारा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। मेन हम स्ट्रेस देंगे सेकंड वाले पे और थर्ड वाले पे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा मैंने बोला थर्ड वाला इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद इट। चलो तो हम पहला वाला सिस्टम देखते हैं। अगेन इट इज अ वेरी इजी। तो लिख लो पहला 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस। तो हम जैसे कि मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन क्या होंगी हमारी। मैंने लिखा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है ना, सो दीज आर माय 2 लीनियर इक्वेशंस। तो अब मैंने बोला सॉल्व करो इसको, तो एक तो बच्चों वाली चीज हो गई, मतलब बहुत बेसिक चीज, मतलब कहने का मतलब सॉल्व करना मतलब जैसे इधर से y उठा के इधर डालने का और x निकालने, फिर x जो आए उसको ऊपर वाली इक्वेशन में रख के y निकालना, सॉल्व हो गया। यही तो तरीका होता है। ये क्या है बेसिकली, these are my 2 linear equations in 2 variables x and y. So what you will do, यहां से y उठा के इधर रखो, x की ये इसमें केवल x वेरिएबल हो जाएगा, x आ गया, उसको दोबारा ऊपर वाली इक्वेशन में रख के y निकाल लो। अच्छा, बट अब हम क्या देख रहे हैं, हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। मतलब हमें तो बस जो क्वेश्चन बनता है ना, वो जनरली ऐसे बनता है कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे जो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। तो हम क्या करेंगे, इनको वी विल ट्रीट इट एज 2 लीनियर इक्वेशंस हैं ये, तो हम इनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वी विल, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, वी विल ट्रीट दीज एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एसएन। हम इनको 2 लीनियर इक्वेशंस को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे। अब हम कैसे कमेंट करेंगे नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वगैरह पे, देखना ध्यान से। अब मुझे पता है कि 2 लाइंस 2 डायमेंशन में, ऑफ कोर्स इधर 2 ही वेरिएबल एक्स और वाई, तो हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, दैट इज द स्ट्रेट लाइन हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मैंने कहा 2 लाइंस एक प्लेन में क्या क्या हो सकती है, मतलब पोजीशनिंग क्या क्या हो सकती है उनकी, तो दे कैन बी कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक ही रखा है, या फिर दे कैन बी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, और थर्ड सिनेरियो क्या बनता है हमारा, इंटरसेक्टिंग। दीज आर द ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। देखो वैसे तो स्क्यू लाइंस भी होता है, बट वो 3D में होता है। अभी हम हमारे वेरिएबल्स x और y है, तो अभी हम केवल xy प्लेन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू xy प्लेन 2 लाइंस की पोजीशनिंग क्या क्या हो सकती है, या तो वो कोइंसिडेंट हो या पैरेलल डिस्टिंक्ट हो या इंटरसेक्टिंग हो। लिख लो इधर, कोइंसिडेंट, पैरेलल डिस्टिंक्ट और ये हो गया इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो अब मैं कैसे बोलूंगा कि कोइंसिडेंट है, या मतलब हमें क्या चाहिए, मतलब कंडीशन चाहिए किन चीजों में, किन मतलब इन द वेरिएबल्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 such that the lines are coincident, such that the lines are parallel distinct, such that the lines are intersecting। तो कैसे करें, देखना। मैंने बोला चलो पैरेलल डिस्टिंक्ट ही बोलते हैं। मैंने कहा अगर 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो वी नो कि उनका स्लोप बराबर होता है। सो फ्रॉम दिस मैं क्या लिख सकता हूं, a1, देखना क्या लिखा मैंने, minus a1 upon b1 is equal to minus a2 upon b2, which further results in a1 upon a2 is equal to b1 upon b2। समझ में आया मैंने क्या लिखा। अच्छा मैंने तुमसे पूछा इज इट सफिशिएंट, ये जो कंडीशन जो मैंने लिखी, इज इट सफिशिएंट टू टेल कि लाइंस आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। दोबारा सुनो, मैंने बोला जो मैंने कंडीशन लिखा a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, is it sufficient to tell 100% कि लाइंस विल बी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। आंसर मिलेगा नहीं, इसके साथ और क्या ऐड करना पड़ेगा, दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू
कांस्टेंट C1 अपॉन C2, बिकॉज अगर C1 अपॉन C2 के बराबर भी हो गया तो वो कोइंसिडेंट हो जाएगा। बेसिकली वो तो एक ही लाइन लिखी है, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x + y = 4 और एक लिखा 2x + 2y = 8। तो हियर A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 = C1 अपॉन C2 है। तो इसको ऐड करना, ये जनरली बच्चे लोग भूल जाते हैं, बोलते हैं पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट में A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2, दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, क्योंकि अगर ये C1 अपॉन C2 के बराबर हो गया तो हमारा कोइंसिडेंट वाला केस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन फॉर लाइंस टू बी कोइंसिडेंट एंड दिस इज द कंडीशन फॉर लाइंस टू बी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, मैं अगेन इसका यूज होगा नहीं, द रीजन इज टू वेरिएबल्स टू इक्वेशंस हम डायरेक्टली बता देंगे, ठीक है ना, सॉल्व करके, बट फिर भी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि दिस इज अ रिलेशन बिटवीन दोस कांस्टेंट्स फॉर द लाइंस टू बी कोइंसिडेंट, फॉर द लाइंस टू बी पैरेलल डिस्टिंक्ट, फॉर द लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग। अच्छा, अब इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होगा, स्लोप नॉट इक्वल, तो उधर से क्या आएगा मेरा -A1 अपॉन B1 should not be equals to -A2 upon B2, which further results in A1 upon A2 not equals to B1 upon B2। Getting it? क्लियर हुआ बच्चों? तो ये हो गया इसका थियरी, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला भी था, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। तो एक बार क्विक रिव्यू, दो लाइंस दिए हैं लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल्स में, तो हम क्या करेंगे, उनको स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 निकालेंगे, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तीनों चीज निकाल ली। अगर तीनों बराबर है तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब एक ही लाइन है, वो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। दूसरा सिनेरियो, अगर A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 है बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, दैट मींस माय लाइंस आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। एंड द थर्ड सिनेरियो इज उसका स्लोप बराबर नहीं है, मतलब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देन माय लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग है इसका मतलब, अच्छा चलो एक टर्म और बताऊंगा अभी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, उसको लिखवा देता हूं। सॉल्यूशन आना मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट है हमारा सिस्टम, और सॉल्यूशन नहीं आना मतलब इनकंसिस्टेंट है। तो इन दोनों केस में, मतलब ये बोल रहा हूं, लेट्स से दिस इज केस 1, केस 2, चलो इसको केस 2 एंड केस 3। तो केस 1 और केस 3 में मेरा सॉल्यूशन आ रहा है, तो सॉल्यूशन आ रहा है मतलब एक पॉइंट आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन आ रहा है। इवन केस 1 में सॉल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो केस 1 एंड केस 3 आर माय कंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब केस 1 और केस 3 किसको करस्पॉन्ड करेंगे, कंसिस्टेंट को, और केस 2 मतलब पैरेलल और डिस्टिंक्ट है, कोई ऐसा पॉइंट आ ही नहीं रहा जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस C2 इज माय इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अभी मैं लिखवा देता हूं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, अभी के लिए नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, बट सुन लिया, सॉल्यूशन आना मतलब कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं आना मतलब इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलो तो कॉपी करो इसको, मैं अब करने जा रहा हूं। चलो, तो ये हो गया टू सिस्टम टू इक्वेशंस, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला, तो मैं पहले टर्मिनोलॉजीज भी बता देता हूं 1 मिनट के लिए जो यूज होंगी, उसके बाद फिर मैं टू वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस पे आता हूं, ठीक है। टू इक्वेशंस 3 वेरिएबल पे, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो क्या है, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इफ सॉल्यूशन, पहला पॉइंट, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, देन सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। लिख लो इधर, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस या कंसिस्टेंट जो भी बोलना है, कंसिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट मतलब दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, या तो यूनिक आ सकता है या इनफाइनाइट आ सकता है। इफ यू वांट यू कैन ऐड इट इन द ब्रैकेट हियर, ईदर यूनिक और इनफाइनाइट। लिख लो इसको प्रॉपर, बेटर रहेगा, ईदर यूनिक और इनफाइनाइट। मैं कहाँ ऐड कर रहा हूँ, ये इधर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और वो इनफाइनाइट, सॉरी, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन आ रहा है मतलब या तो यूनिक हो सकता है या फिर इनफाइनाइट हो सकता है, गेटिंग इट, देन द सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। और अगर मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, लिख लो, इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, solution does not exist, then system is called inconsistent, then system is called inconsistent। सिंपल टर्मिनोलॉजीज है, क्योंकि ऐसे ही बोलेगा वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे देगा, जैसे टू वेरिएबल्स टू इक्वेशंस में दिया, फिर वो बोलेगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। तो हमको ये देखना है कि भाई जैसे कि मैंने अभी बताया तुम्हें, ये वाला सिनेरियो हमारा कोइंसिडेंट वाला था, ये पैरेलल डिस्टिंक्ट वाला था, और लेट्स से ये इंटरसेक्टिंग वाला है, ठीक है ना। सो दीज टू, इन दोनों में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन आना मतलब क्या, x और y की ऐसी वैल्यू आ रही है जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सॉल्यूशन आना मतलब x और y मुझे मिलना, सच दैट
those x and y satisfying my original equations. So इधर infinite solutions है, इधर unique solution है, so this is consistence. और पैरेलल डिस्टिंक्ट है, मतलब ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा, मतलब एक भी ऐसा x, y नहीं मिल रहा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंस. इनकंसिस्टेंस, ठीक है. तो फाइनली समझ में आया इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंस. सॉल्यूशन एक्सिस्ट मतलब कंसिस्टेंस, सॉल्यूशन डज नॉट एक्सिस्ट मतलब इनकंसिस्टेंस. आई होप क्लियर हो गया होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. एक दो टर्मिनोलॉजीज और है, उसके बाद फिर अपन वो देखते हैं, ठीक है. एक टर्मिनोलॉजी क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन. वैसे अलग से भी अभी हम एक टॉपिक देखेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस, बट फिर भी अभी बता दे रहा हूँ. जैसे मैंने बोला 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस लिख रहा हूँ मैं समझाने के लिए. जैसे मैं लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, एंड लेट्स से a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, एंड लास्टली a3x प्लस b3y plus c3z equals to d3. These are my this is my system, 3 equations 3 variables. तो इसको मैं homogeneous का बोलूँगा, homogeneous equations का बोलूँगा या homogeneous system का बोलूँगा when d1 equals to d2 equals to d3 equals to 0. मतलब जो constant parts है अगर वो 0 होंगे then I'll call this as homogeneous system. ठीक है, लिख लेना. if d1 equals to d2 equals to d3 equals to 0 then my system is called homogeneous, या फिर homogeneous equations ही बोल सकते हैं इन तीनों को क्लब करके. ठीक है, this is called, then system is called homogeneous, then system is called homogeneous. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, मतलब अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट होगा और बहुत थियरी होगी और बहुत डीप में जाएंगे हम. ठीक है ना, तो बने रहना. मतलब आज मुझे लगता है पूरा लेक्चर हमारा थियरी में कवर हो पाएगा आज, मतलब पूरा थियरी में ही जाएगा पूरा लेक्चर. ठीक है. सो इफ d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू 0 देन सिस्टम इज कॉल्ड होमोजेनियस. नेक्स्ट इसमें थर्ड टर्मिनोलॉजी है ट्रिवियल सॉल्यूशन. ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये सब टर्मिनोलॉजी है, वर्ड यूज होंगे व्हेन वी विल सी द न्यूमेरिकल्स. ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल सॉल्यूशन. ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन. ठीक है ना, एक टर्मिनोलॉजी और कुछ नहीं. और नॉन ट्रिवियल क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब एटलीस्ट वन ऑफ x, y, z इज नॉन जीरो, मतलब कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए. देन आई विल से दैट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस. तो लिख लो, इफ at least one of x, y, z is non-zero, then I will call that solution as non-trivial. Getting it? If x, y, z तीनों जीरो हो जाएंगे, trivial. If at least one of those 3 variables is non-zero, then I will tell that as non-trivial solution. अच्छा, मैं 3 वेरिएबल्स बोल रहा हूँ, हो सकता है 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस नहीं हो, तो भी सेम चीज है टर्मिनोलॉजी. मतलब मान लो मैंने अभी तो 3 के लिए बताया, बिकॉज इसलिए मैं 3 के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम 99% क्वेश्चंस 3 के ही करने वाले हैं जो भी न्यूमेरिकल्स लूंगा. बट फिर भी अगर मान लो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले देखा था b1y इज इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू d2. अब मैं इधर क्या बोलूंगा, d1 d2 अगर 0 है तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड होमोजेनियस. एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब x is equal to y equals to 0. नॉन ट्रिवियल मतलब x और y में से एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो. गेट इट? तो ऐसा नहीं कि मतलब केवल 3 सिस्टम का होगा तभी हम ये टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, नहीं, 2 के लिए भी करेंगे. बट जैसा कि मैंने बोला 3 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 3 के रेफरेंस में बोल दिया. ठीक है, और कुछ अलग नहीं है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दैट ओरिजिनल पार्ट जहां से हम छोड़े थे अभी. तो अब हम काम वो कर रहे हैं 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन. इसका थोड़ा सा पार्ट कवर हुआ था हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, अभी समझ जाओगे तुम, पहले लिख लो. नेक्स्ट सेकंड सिस्टम इज 2 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स, सॉरी या 2 इक्वेशंस, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 इक्वेशंस 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स. ठीक है ना, 3 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स. तो पहले इक्वेशंस लिख लेता हूं मैं. मैंने बोला लेट्स से a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x plus b2y is equal to c2, and lastly a3x plus b3y equals to c3. ठीक है, these are my 3 equations in 2 variables. इसलिए मैंने यूज किया है 2 वेरिएबल्स, x और y 2 वेरिएबल दिख रहा है और इक्वेशंस 3 है. अब मैंने बोला इसमें
सॉल्व दीज, मतलब क्वेश्चन आया सॉल्व दीज मतलब क्या है, अगर मान लो तुम्हें आज सॉल्व दिस, मतलब अभी मान लो तुमने जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो तुमने पहले कभी नहीं सुना, तो तुम्हारे लिए क्या होगा ये सॉल्व दिस, मतलब क्या करोगे तुम भाई, ऊपर वाली दोनों इक्वेशन से x और y निकालोगे, ठीक है ना। मतलब अभी तो तुम्हें a1 b1 c1 दिख रहा है, मान लो कुछ कांस्टेंट्स हैं उधर 1 2 3 टाइप के कोई नंबर्स है, तो मैंने बोला सॉल्व मतलब क्या होगा, तुम पहली दो इक्वेशन से x और y निकाल के तीसरे में रख दोगे, अगर सेटिस्फाई हो गया तो मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है। क्लियर है? मतलब दोबारा एक बार, मैंने कहा पहली दो इक्वेशन से x और y निकाला, तीसरे में डाला, अगर सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब कंसिस्टेंट है। मतलब अब मैं कैसे बता रहा हूँ कि हम इन तीनों को तीन स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब बिकॉज these three are the equations in two variables x and y, so we can treat that as three equations of straight lines, three equations of straight line। तो अब मेरे को क्या बताना है, सॉल्व करना है, इसका मतलब इन दोनों मतलब कंसिस्टेंट है या नहीं मेरा एक सिस्टम, मतलब सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोस, नाउ हम उस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, और एक चीज अभी वो भी आएगी जो हम ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में वो लाइन ऑफ कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, याद करना। सुनना, जैसे मैंने अभी तुम्हें क्या बोला कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, तुम कैसे चेक करोगे, अभी तक अगर मान लो मैंने जो भी मेथड बता रहा हूँ वो नहीं पढ़े, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से x और y निकाल के इसमें रख देंगे, और अगर सेटिस्फाई हो गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, मतलब ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास कर रही है, दैट इज ओनली मीन ना। पहले दो को सॉल्व किया, कुछ x और y आ गए, मान लो लेट से 1,2 आया, और अगर तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है 1,2, मतलब तीसरी लाइन भी इसी से पास कर रही है, देन आई विल से सिस्टम इज कंसिस्टेंट, वी आर गेटिंग यूनिक सॉल्यूशन। और अगर मान लो यही वाली लाइन ऐसे हो रही होती, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास नहीं कर रही होती, तो हम क्या बोलते, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब एक दुनिया में कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इन तीनों स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, हेंस माय सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये तो हो गया जो हम करते अगर हमें ये थियरी नहीं पता होता। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में करेंगे। कैसे? अब याद करो, हमने एक डिटरमिनेंट पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, जब तीन लाइन दी होती थी, यही था बेसिकली कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। क्या होता था, इनके कोफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट जीरो करते थे। तो वो आया कैसे था, आज उसका सो कॉल्ड प्रूफ देख रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली मैं पूरा प्रूफ तो नहीं कर रहा हूँ, तुम चाहो तो कर सकते हो, बट मैं फ्लो बता रहा हूँ। मैंने बोला, जैसा कि अभी हमने बोला कि इन दोनों अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर से x और y उठा के इसमें रखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से x और y निकालूंगा मैं इन टर्म्स ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2। उन x और y को, एंड सिंस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब जो थर्ड लाइन है वो पहली दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, हेंस जो पॉइंट आया मेरा x और y पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे, आई सब्स्टिट्यूटेड थर्ड इक्वेशन। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग इट यू विल गेट सम कंडीशन, किसके अंदर, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इन 9 कांस्टेंट्स के में एक रिलेशन आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। जब उसी कंडीशन को तुम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखोगे ना, या फिर ऐसे बोल दो, अभी जो मैं डिटरमिनेंट को लिख रहा हूं उसको ओपन करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग, सेम दैट कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है, देखना, डेल्टा इक्वल्स टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, this is equal to 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी और भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसमें, इवन टीचर्स लोगों को भी होता है, ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोगों को बोल रहा हूँ मैं, इवन टीचर्स गेट्स कंफ्यूज जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसमें, ठीक है ना। अभी ध्यान से सुनना, जो नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, फुल कंसंट्रेशन के साथ। तो मैंने बोला, क्या बोला दोबारा देखो, इन दोनों से a1 x1 x और y निकाला इन टर्म्स ऑफ a1 b1 a2 b2 c2 c1, और उसको इसमें रख दिया, तो एक कांस्टेंट में एक रिलेशन मिलेगा, उसी को मैंने डेल्टा के फॉर्म में अरेंज करके लिखा, तो ऐसा आ गया। तो दिस इज व्हाट, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। अब सुनना मेन बात, अब सुनना ध्यान से। मैंने बोला इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, बेसिकली इन दोनों से x और y जो निकाला वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यही मतलब हुआ ना। रिवर्स जाए तो मैंने कहा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, और ये आई कहां से थी, पहली दो इक्वेशन से x और y निकाल के मैंने थर्ड इक्वेशन में रखा था, और वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन। गॉट इट? क्लियर हुआ? इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 सिस्टम इज, ऐसे लिख लो 100%,
100% इनकंसिस्टेंस। अभी बता रहा हूँ क्यों लिखवा 100%, मतलब पक्का ऐसा होगा। अब तुम सोचो, अब बताना, अब मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ तो समझ गए होगे कि ऐसा नहीं होगा जो मैं अभी पहले बताऊंगा तुम्हें। मैं कहा इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 कैन आई से सिस्टम इज कंसिस्टेंस। सोचो इसको, उधर ही मैंने बताया था तुम्हें, स्ट्रेट लाइन में भी बताया था, शॉर्ट में बताया था, बट अभी हम डिटेल में देख रहे हैं और देखेंगे अभी। और मैंने पहले ही क्रॉस कर दिया फ्लो में, तो दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो पक्का 100% कंसिस्टेंट है, बट डेल्टा इक्वल टू 0 है ना, तो देयर आर टू सिनेरियोस, या तो कंसिस्टेंस होगा या इनकंसिस्टेंस होगा। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि डेल्टा इक्वल टू 0 तो उसी के लिए हो रहा है ना, मतलब इन दोनों से उठा के इसमें रखा और सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब तीनों लाइंस यूनिक एक सॉल्यूशन मिल रहा है। देन व्हाई इट इज डेल्टा इक्वल टू 0 से हमें ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं कि हो सकता है इनकंसिस्टेंस भी, सॉरी कंसिस्टेंस भी, सॉरी इनकंसिस्टेंस भी हो जाए, ऐसा क्यों? द रीजन इज इफ ऑल द थ्री लाइंस आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, देयर आर अदर सिनेरियोस आल्सो, मैं एक वन ऑफ द पॉसिबल केस बता रहा हूं, व्हेन माय डेल्टा इज 0 एंड माय सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंस है, इसका उल्टा भी लिख लो, ऐसा भी लिख लो, इफ कंसिस्टेंस, देखो तीनों चीज, इफ कंसिस्टेंस देन 100% डेल्टा इक्वल्स टू 0। देखना दोनों बहुत, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट है ना, अगर तुम इन तीनों को समझ गए तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तुम्हारी कहानी, कभी कोई दिक्कत नहीं आई इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखो मतलब इसमें भी दे सकता है ये कि मतलब जैसे अपना मल्टीपल चॉइस में एडवांस में, इन एनी वन ऑफ द ऑप्शन दे कैन गिव, एक ऑप्शन ये दे दिए, फिर बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, तो मैंने क्या बोला, अगर कंसिस्टेंस है तो पक्का डेल्टा 0 होगा। सोचो इज इट करेक्ट? यस, दिस इज 100% करेक्ट स्टेटमेंट। तो कंसिस्टेंस है इसका मतलब क्या है, हमें एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली एक, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, मैंने बोला कम से कम मुझे एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है स्पेस में जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों इक्वेशन से मैं x और y निकाल के इसमें रखूंगा तो 100% सेटिस्फाई होगा, एंड दैट इज नथिंग बट दिस डेल्टा। तो ये तो करेक्ट है कि अगर कंसिस्टेंस होगा तो डेल्टा 0 होगा, और ये भी 100% करेक्ट है कि डेल्टा अगर 0 नहीं है तो 100% सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। बट दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, इफ डेल्टा इज 0, then what I am claiming is system may be consistent or inconsistent. जनरली क्या करते हैं बच्चे कंसिस्टेंट बोल देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अब देखो सुनो, अब मैं क्या बता रहा हूँ, when this is again one of the possible scenario, when all the three lines are parallel, दिख रहा है ना, हाँ, all the three lines are parallel and distinct। अगर तीनों लाइंस पैरेलल और डिस्टिंक्ट हो जाएं, फॉर एग्जांपल this let's say L1 L2 L3, now you can see when this is the scenario, जो कॉलम 1 होगा और कॉलम 2 होगा वो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1 1 ले लिया, लेट्स से ये x + 2y = 3 दिया है, चलो इधर a1 की जगह 1 है, इसकी जगह 2 है, इसकी जगह 2 है, इसकी जगह 4 है, इसकी जगह लेट्स से 3 है, इसकी जगह 6 है। नाउ कैन यू सी वन थिंग, दीज थ्री लाइंस C1 C2 C3 अलग अलग है, लेट्स से कुछ और वैल्यूज है, तो कैन यू सी ये क्या लिखा है बेसिकली इसके हिसाब से, x + 2y = some constant, 2x + 4y is some constant, 3x + 6y is some constant. Can you see all the three lines are parallel? Now what is happening is column 1 and column 2 is getting same, and we know same मतलब एक दूसरे का मल्टीपल है, सेम, चलो मोर एक्यूरेट वर्ड, column 1 and column 2 are multiple of each other, या फिर ऐसे बोल दो column 2 में से 2 कॉमन निकाल के फिर सेम बना दिया, and we know if any two of the rows या columns are same then delta is 0, तो delta तो 0 आ गया। This is the reason, getting it? तो कभी भी डेल्टा 0 बोल दिया हम क्या बोलेंगे, दिस डज नॉट इम्प्लाइज कि 100% कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो क्या करेंगे भैया, फिर हम मैनुअली एनालिसिस करेंगे, अभी बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और फिर हम कैसे एनालाइज करेंगे कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। बट फॉर टाइम भी वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ये तीनों पॉइंट तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार और बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि
जो डेल्टा इक्वल टू 0 आया वो कैसे आया कंडीशन, पहली दो इक्वेशन से x और y निकाल के तीसरे में रखा तो एक रिलेशन आया, उसको मैंने रीअरेंज किया तो मेरे को मिला डेल्टा इक्वल टू 0। फिर मैंने बोला कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो पक्का इनकंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन नहीं आने वाला, ठीक है। फिर मैंने बोला लेकिन अगर डेल्टा 0 है ना तो सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, वो ये वाला। उसमें मैंने बोला कि कब से इसमें जो देखो जनरली क्या होता है, कंसिस्टेंट तो बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट वाला सिनेरियो कब होगा, व्हेन ऑल द थ्री लाइंस आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। उसमें क्या होगा, डेल्टा तो 0 होगा बट तीन पैरेलल डिस्टिंक्ट है, तो ऐसा कोई थोड़ी पॉइंट मिलेगा जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, पैरेलल डिस्टिंक्ट अलग अलग दिए पैरेलल दिए, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, है इनकंसिस्टेंट। और एक और चीज मैंने क्या बोली, अगर कंसिस्टेंट है सिस्टम तो 100% डेल्टा इज 0। कंसिस्टेंट है इसका मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन कब मिलेगा, व्हेन ऑल द थ्री लाइंस विल पास थ्रू वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट, ठीक है ना, और वन पॉइंट से पास कर रही है मतलब इन दोनों से x y निकाल के आई एम पुटिंग इट थर्ड कोएफिशिएंट, तो डेल्टा मस्ट बी 0, ठीक है ना। मेरे को पता है अभी भी तुम में से कुछ लोगों को इतनी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो अपना वीडियो पॉज करके एक बार शांति से सोचो, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा रिमाइंड करो, कम से कम 5 बार रिमाइंड करो, नो प्रॉब्लम। मैंने जब प्रिपेयर किया था ये टॉपिक तो मुझे भी टाइम लगा था, ठीक है, तो क्लियरिटी आने के लिए थोड़ा सा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझ लो आना ही आना है क्वेश्चन, मतलब अगर मान लो दो तीन क्वेश्चन आते हैं डिटरमिनेंट या मैट्रिसेस के, तो उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, ठीक है, क्लियर है। बट नॉट फ्रॉम दिस सिस्टम, जो आगे सिस्टम पढ़ेंगे, बट उसको समझने के लिए हम पहले उसके लोअर लेवल वाले सिस्टम तो समझना पड़ेगा ना, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब मैंने बोला कि अब हम इसका एनालिसिस करते हैं फर्दर कि ठीक है डेल्टा 0 हो गया, क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे और इन दोनों में से कैसे पता करेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू दैट पार्ट, कॉपी कर लो इसको। अब देखना ध्यान से क्या होगा तुम्हारे, जैसे देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा x plus y equals to 5, फिर 2x plus 3y equals to let's say 8, और फिर मैंने लिखा x plus चलो 2x plus y is equal to 11, लेट्स से मैंने ऐसे दिया, और फिर मैंने पूछा तुमसे कि भाई सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, तो ये तो तुम बहुत आराम से बता सकते हो विदाउट जो आज का लेक्चर देखे हुए भी, मतलब आज के लेक्चर में जो मैंने मतलब ज्ञान दिया है तुमको, उसके बिना भी यू कैन टेल क्या करना है। मतलब हमें तो बस इन दोनों इक्वेशन से x और y निकाल के इसमें रखो, अगर सेटिस्फाई हो गया तो कंसिस्टेंट, नहीं हुआ तो नहीं है, नो सॉल्यूशन, सिंपल एज दैट। तो हम कोई का क्वेश्चन होगा बच्चे का कि भाई फिर हम इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं, डेल्टा वेल्टा के टर्म्स में क्यों जा रहे हैं, डेल्टा के टर्म्स में इसलिए जाना पड़ रहा है, द रीजन इज वो क्या करेगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि ये सिस्टम जो है एट प्रेजेंट जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, मतलब सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो क्या है सॉल्यूशन, वो सब नहीं पूछेगा। वो क्या करेगा, क्वेश्चन जेई में कैसा बनता है, वो लेट से वो इधर एक पैरामीटर डाल देगा, लेट से लैम्डा डाल दिया उसने, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट से उसने लैम्डा डाल दिया, अब वो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सच दैट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, वो लैम्डा की वैल्यूज पूछेगा, गेटिंग द पॉइंट। तब हमें वो डेल्टा वाली चीज काम आएगी। मैंने क्या बोला, अगर लैम्डा नहीं दिया होता तब हम ये डेल्टा वेल्टा के चक्कर में नहीं पड़ते, तब तो हम डायरेक्टली पहली दो इक्वेशन से x और y निकाल के तीसरे में रखते, अगर हो जाता सेटिस्फाई तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो नो सॉल्यूशन। बट सिंस उसने क्या किया, इधर लैम्डा इंट्रोड्यूस कर दिया और क्वेश्चन किस टाइप का बनाया, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सच दैट द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, लाइक दिस वे। हम सारे एग्जांपल्स लेंगे, डोंट वरी, एक एक चीज एग्जांपल लूंगा, बट अभी समझाने के लिए मैंने ऐसे ही रैंडमली लिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो तो अब हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या होगा, हम क्या करेंगे, डेल्टा निकालेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, डेल्टा निकाल के 0 से इक्वेट करेंगे। अब सुनना ध्यान से, अब एनालिसिस कैसे होगा, मैंने बोला इफ, अच्छा चलो अब सुनना ध्यान से, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखना, मैंने बोला डेल्टा 0 किया तो ऑफ कोर्स व्हेन यू विल, जब डेल्टा 0 करोगे तो इधर इसको जब सॉल्व करोगे डेल्टा इक्वल टू 0 करके, you will get some equation in lambda, तो हो सकता है वो क्वाड्रेटिक मिले या लीनियर मिले, जैसे भी मिले, फॉर एग्जांपल इधर तो लीनियर मिल रही है, पर एक मिनट के लिए मैंने मान लिया उसने 2-3 जगह लैम्डा इंट्रोड्यूस कर दिया, लेट्स से इधर भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो you may get some equation in lambda, तो मैं मान लिया एक मिनट के लिए दो वैल्यूज आई, लैम्डा इक्वल्स टू 2 और लैम्डा इक्वल्स टू 3। सुनना ध्यान से, मैंने बोला डेल्टा 0 किया और मुझे लेट्स से दो वैल्यूज मिली लैम्डा की,
एक लैम्डा इक्वल्स टू 2 और 3। अब हमारा एनालिसिस कैसे होगा देखना, ध्यान से सुनना। मैंने बोला, अब मैं कैसे बोलूंगा, देखो एक ही क्वेश्चन से सारी चीज क्लियर होने वाली है। अब मैं कैसे लिख रहा हूँ, इफ लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 2, 3, अगर लैम्डा 2 और 3 के बराबर नहीं है, मैंने बोला अगर लैम्डा 2 और 3 के बराबर नहीं है, इसका मतलब मेरा डेल्टा 0 नहीं है, बिकॉज 2 और 3 पे ही तो 0 हो रहा है, बिकॉज वहीं से तो सॉल्व करके ये आया लैम्डा 2 और 3, तो ऑफ कोर्स 2 और 3 पे तो डेल्टा 0 होगा, और 2 और 3 नहीं है, मतलब 2 और 3 के अलावा कोई वैल्यू पे क्या होगा मेरा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। मैंने पढ़ा था अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है देन माय 100%, ये 10% लिख दिया, अच्छा 100% सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन। मस्त चीज आई, गेटिंग इट, क्लियर हुआ यहां तक। अगर लैम्डा 2 और 3 के बराबर नहीं है then my delta will not be equal to 0. why not equal to 0? because 2 और 3 आया कहां से है, डेल्टा को 0 करने पे तो आया है, तो ऑफ कोर्स 2 और 3 पे तो डेल्टा 0 होगा, ठीक है, और 2 और 3 के अलावा कोई वैल्यू डालूंगा लैम्डा की तो पक्का डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो मैंने क्या बोला 100% सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये तो बहुत सिंपल चीज हो गई। अब आते हैं 2 और 3 पे क्या होगा सिनेरियो, उसके अंदर हम बहुत डिटेल में जाएंगे, ठीक है ना, वो कंफ्यूजन वाले पार्ट है, मतलब तो कंफ्यूजन नहीं बोलूंगा मैं, एनालिसिस ज्यादा लगेगा उसमें। अब आते हैं हम, चलो तो इसको हटा देता हूं मैं, इफ लैम्डा इक्वल्स टू 2, 3, अब क्या करें, अब सुनना ध्यान से, तो मेरा डेल्टा 0 होगा, ठीक है, अच्छा यहां तक ठीक है। अगर लैम्डा 2 और 3 के बराबर होगा कोई दो में तो पक्का डेल्टा तो 0 होगा, ये तो पक्की बात है। बट क्या मैं अभी बोल दूं सिस्टम कंसिस्टेंट है, फॉर एग्जांपल लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए, या इनकंसिस्टेंट है? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जस्ट अ सेकेंड, तो मैंने क्या बोला था कि लैम्डा जब डेल्टा 0 होता है, जब डेल्टा इज 0 देन सिस्टम मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो उसमें तो प्रॉपर एनालिसिस लगेगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई मेरी, तो मैंने बोला इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, कंसिस्टेंट भी हो सकता है या फिर इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा एक एक करके बोलता हूं। लेट्स से मैंने कहा इफ लैम्डा इक्वल्स टू 2, इफ लैम्डा इक्वल्स टू 2, कोई भी एक लैम्डा की वैल्यू ली, फिर हम क्या करेंगे मैन्युअली एनालाइज करेंगे। मैन्युअली एनालाइज करेंगे इससे मेरा मतलब क्या है, हम लैम्डा की वैल्यू इसमें डालेंगे, लैम्डा की वैल्यू हम इसमें डालेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब हम मैन्युअली क्या देखेंगे कि क्या कोई तो 2 लाइन, मतलब हम क्या देखेंगे, पहले से मैंने L1 और L2 पहले मैंने उठाया, मैं ये देखूंगा क्या कोई भी 2 लाइंस पैरेलल तो नहीं है। मैंने क्या बोला, लैम्डा की वैल्यू आई, इसमें रख दिया, फिर मैं क्या देख रहा हूँ, अब मैं मैन्युअली एनालाइज कर रहा हूँ सिनेरियो कि कहीं पैरेलल डिस्टिंक्ट वाला केस तो नहीं है, पैरेलल कोइंसिडेंट वाला केस तो नहीं है, क्योंकि डेल्टा 0 हो रहा है, ठीक है, तो पक्का उनमें से कोई सिनेरियो होगा। क्योंकि अभी मैं डेल्टा 0 है तो मैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में से अभी कैसे बताऊं, वो चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना दोबारा एक बार। मैं बोल रहा हूं कि इफ, फर्स्ट पॉइंट, इफ एनी टू ऑफ दी, ये कब बता रहा हूं, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस इक्वेशन, इन दिस सिस्टम। अब एक बार लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दूंगा मैं, तो क्या होगा, मेरा पूरी इक्वेशन आ गई मेरे पास, देयर इज नो पैरामीटर इन दैट। तो मैं बोल रहा हूं इफ एनी टू ऑफ द लाइंस, if any two of the lines are parallel and distinct, if any of the two lines are parallel and distinct, तब मेरे को तीसरी लाइन देखना ही नहीं है, then I will directly say system is inconsistent, मतलब no solution. Why? Why? I am asking you why? क्योंकि अगर 2 लाइंस parallel distinct हैं तो थर्ड लाइन कैसी भी हो, थर्ड लाइन कैसे भी रखी हो, इंटरसेक्ट कर रही हो नहीं कर रही हो, एक भी पॉइंट मुझे ऐसा नहीं मिलेगा जो तीनों को सेटिस्फाई करे, हैंस डायरेक्टली आई विल से नो सॉल्यूशन, मुझे थर्ड लाइन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट, इफ एनी टू ऑफ द लाइंस आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा पैरेलल और डिस्टिंक्ट देखेंगे कैसे, ऑफ कोर्स, चलो ये तो बताया नहीं, चलो स्ट्रेट लाइन का काम है। मैं कहा पहले लेट्स से लैम्डा 2 रख दिया मैंने, इधर 2 रख दिया लैम्डा को, नाउ वी कैन सी ये दोनों लाइंस आर दीज टू पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, यस, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों इक्वेशंस में केवल कांस्टेंट का फर्क है, these are two parallel and distinct. Now what I'll say, for lambda equals to 2
since L1 and L3 are parallel and distinct, so I will not see equation L2. L2 को देखूंगा ही नहीं, डायरेक्टली बोल दूंगा system is inconsistent because these two lines are parallel and distinct. Are you getting it? तो for lambda equals to 2 इस particular scenario में क्या हुआ, ये दोनों lines जो हुई L1 और L3 they are parallel and distinct, hence directly I'll say no solution. ठीक है, अच्छा इधर lambda ही रख देता हूँ दोबारा. अच्छा अब मैं दो लाइंस, ठीक है, lambda equals to 2 के लिए तो आ गया, मान लो lambda 3 डाला मैंने, तो मैंने पुट 3. अच्छा इसमें भी लकीली एक काम करो, इसका कोफिशिएंट चेंज कर लेता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ क्योंकि इसमें भी कंसिस्ट वो आ रहा है. ठीक है, lambda equals to 3 है तो मैं 3 रखूंगा. अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, अगर दो लाइंस ऐसा करने पे लेट से चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसको 10 कर रहा हूँ और lambda equals to 3 है ना, तो मैं इधर ही करेक्शन कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ समझाने के लिए जस्ट. 3x + 3y = लेट से 15 और ये lambda, देखना ध्यान से, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट आई एम एक्सप्लेनिंग इट. lambda equals to 3, मान लो ये सिस्टम होता है, lambda equals to 3 रखते हैं हम, तो कैन यू सी what is happening, L1 और L3 कोइंसिडेंट आ रहा है, एक ही लाइन आ रहा है, बेसिकली दे आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर फॉर lambda equals to 3. तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखना, if any two of the lines are coincident, if any two of the lines are coincident, तब क्या होगा, तब क्या होगा, आप सुनना, इसके अंदर फर्दर केसेस बनेंगे. तो उधर मैं जंप कर रहा हूँ, बट बिफोर दैट यू जस्ट कॉपी दिस पार्ट. ठीक है ना, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए इसमें, एक भी चीज मिस नहीं होना चाहिए. ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ यहाँ से और इस पार्ट को हटाऊंगा थोड़ी देर में. तो बट यू शुड कॉपी वॉट एवर इज रिटन ऑन द बोर्ड एज ऑफ नाउ. ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सुनना. मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इफ एनी टू ऑफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, तब क्या होगा. कोइंसिडेंट मतलब क्या हुआ, एक ही लाइन है, एक के ऊपर एक रखी हुई है, अब क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट. देन आई हैव टू सी द थर्ड लाइन. इधर तो मुझे थर्ड लाइन देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज दो लाइंस अगर पैरेलल डिस्टिंक्ट हो गई, अब थर्ड कैसी भी हो वो तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, एक ही सॉल्यूशन नहीं आने वाला. लेकिन अगर दो लाइंस कोइंसिडेंट हो गई, अब मुझे थर्ड लाइन की पोजीशनिंग भी पता करना पड़ेगा. तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसी के अंदर फर्दर, इसी के अंदर सेकंड पॉइंट के अंदर फर्दर, इफ द थर्ड लाइन is also, if the third line is also coincident, then can you tell what is the answer? Of course इसका मतलब क्या है, तीनों लाइंस कोइंसिडेंट है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन. देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, ऐसे लिख लो, देन कंसिस्टेंट और ब्रैकेट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन. गेटिंग इट? ठीक है ना, मैंने बोला दो लाइंस तो कोइंसिडेंट आ गई थी, अगर दो लाइन कोइंसिडेंट आ गई तो मैं थर्ड लाइन की तरफ जाऊंगा, और थर्ड लाइन भी अगर उसके कोइंसिडेंट आ गई पहली दो के, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अब मैं ले रहा हूं इसी के अंदर बेस 2, ऑलरेडी मैंने मान लिया कि दो लाइंस कोइंसिडेंट है, उसी के अंदर चल रही है कहानी. मैंने कहा अगर दो लाइंस कोइंसिडेंट है, एनी टू ऑफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, थर्ड लाइन कोइंसिडेंट हो गया. अब मैं लिख रहा हूं इफ द थर्ड लाइन is parallel and distinct, तब क्या होगा, मतलब क्या हुआ, बेसिकली दो लाइंस तो कोइंसिडेंट हो गई और थर्ड लाइन क्या हुई, इनके कोइंसिडेंट नहीं हुई, इनके पैरेलल हो गई. देन अगेन बाय नो सॉल्यूशन, गेटिंग इट. तो देख रहे हैं हमारा डेल्टा इक्वल्स टू 0 के अंदर ही वी आर गेटिंग डिफरेंट सिनेरियोस. फॉर एग्जांपल इधर पेज मैंने क्या मिला था, नो सॉल्यूशन. फिर इधर ऐसा मान लो, इस पे एक काम करो, केस 1 ऐसे केस 1 करके लिख लो तो ज्यादा अच्छा है. केस 1 इसको केस 2, ये केस 2 के अंदर चल रहा है, ए और बी. तो यू कैन सी केस 1 में नो सॉल्यूशन आया था, केस 2 के अंदर एक में कंसिस्टेंट आया, एक में नो सॉल्यूशन आया, इनकंसिस्टेंट आया. मतलब तो दिख रहा है हमारा डेल्टा इक्वल टू 0 में कंसिस्टेंट भी है, इनकंसिस्टेंसी दोनों एग्जिस्ट करती है. ठीक है ना. अच्छा अब और क्या हो सकता है, अभी तो मैंने इसके अंदर चल रहा है, अभी हम इस केस के अंदर, when two of the lines are coincident. तो अब two of the lines are coincident, तो एक तो ये डिस्कस हो चुका, एक तीसरी लाइन, तीनों लाइन कोइंसिडेंट वाला भी हो चुका. व्हाट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी, दो लाइंस तो कोइंसिडेंट हो जाए, चलो इधर ही बना देता हूँ, दो लाइंस कोइंसिडेंट हो जाए और तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर दे. देन व्हाट यू आर गेटिंग, यूनिक सॉल्यूशन. तो क्या लिखूंगा मैं, इफ द थर्ड
third line is intersecting, if the third line is intersecting, then consistent, और consistent में भी कैसा, unique solution, unique solution, getting it, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा इससे रिलेटेड थियरी, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और उसमें ऐड कर लो कि अगर मान लो कोई भी लाइंस, कोई भी दो प्लेन्स पैरेलल और डिस्टिंक्ट नहीं हुए, मतलब क्या आप देखना, थर्ड एक और ऐड कर लो इसमें, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना, लिख लेना, देख लो मैं क्या लिख रहा हूं। अब केस 1, केस 2, केस 3, इफ नो टू ऑफ द लाइंस आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, सुनना ध्यान से, ये ले लिया मैंने पैरेलल डिस्टिंक्ट वाला, ये ले लिया दो लाइंस कोइंसिडेंट वाला, उसके अंदर 3 केस बने, और तीसरा बोल रहा हूँ इफ नो ऑफ द 2 लाइंस आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, मतलब मैंने लैम्डा की वो वैल्यू डाल के उसमें देखा कि कोई भी दो लाइंस पैरेलल और डिस्टिंक्ट नहीं आ रही, मतलब पैरेलल भी नहीं आ रही, कोइंसिडेंट भी नहीं आ रही, देन आल्सो कंसिस्टेंस, मतलब एंड इन दैट यूनिक सॉल्यूशन। ये सब कहां पढ़ रहे हैं हम, ये सारी कहानी कहां आई हमारी, डेल्टा इक्वल्स टू 0 पे, गेटिंग इट? तो वीडियो पॉज करो और इसको एक बार अच्छे से सुनो फुल एनर्जी के साथ, ठीक है ना, बिफोर मूविंग टू द थर्ड सिस्टम, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो क्या है, जैसे अभी हम ये इक्वेशंस हुए ना, 3 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, इनको हम ट्रीट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की तरह, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 वेरिएबल्स हैं। बट अभी जैसे अब मैं नेक्स्ट सिस्टम पे जंप करूंगा तो उधर क्या होगा, हमारे पास 3 इक्वेशंस होंगी, 3 वेरिएबल्स होंगे, तो उधर हम उन 3 इक्वेशंस को 3 प्लेन की तरह ट्रीट करेंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज, उधर हम 3 इक्वेशंस को 3 प्लेन्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली है। वो तो तुमने देख भी लिया, यहाँ भी कितने सिनेरियोज हो रहे हैं, बट जैसा मैंने समझाया ना, उसी फ्लो में अगर याद रखा तो ये मतलब रटना नहीं है, पहली बात रटना नहीं है, अगर रटोगे तो पक्का 100% भूलोगे। ये टॉपिक ऐसा है ना, इवन मतलब अगर मान लो जब शुरू में मैं आया था, जब मैंने पढ़ा था ये टॉपिक, तो ऐसा था कि अगर मान लो आज पढ़ा तो 10 दिन बाद कोई बोलता था ना, तो इवन एट दैट टाइम आई एम नॉट, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती थी। बट अगर हमने जब लॉजिकली थोड़ा और एनालाइज किया उसको, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया अभी, अब तुम कभी भी पूछ लो, कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। वो बात अलग है, स्लिप ऑफ टंग के कारण निकल जाए, बातें अलग है, बट लॉजिकली अगर याद करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। कहने का मेरा मतलब है अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन शॉर्ट, ज़्यादा घुमाता नहीं हूँ बात को, सीधी बात करता, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तभी बढ़ना जहाँ तक क्लियर हो तब, ठीक है। चलो हम एक बार को एक रिव्यू कर लेते हैं इसका, 3 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स का। मैंने बोला कि 3 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स से हमने क्या किया, फर्स्ट वी विल ट्रीट दोस 3 एज अ इक्वेशन ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस। अब मुझे पता करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो मैंने बोला अगर मान लो लैम्डा मैम्डा कुछ भी नहीं दिया उसने उस इक्वेशंस के अंदर, तो हमारा तो सिंपल सा काम होगा, पहली 2 इक्वेशन से x और y निकालो, सॉल्विंग 2 इक्वेशंस 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाले मेथड से, मतलब, और उन x और y को थर्ड में रख दो, अगर सेटिस्फाई हो गया तो कंसिस्टेंट, नहीं हुआ तो नॉट कंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। बट एक्चुअली एग्जाम में क्या आता है, वो क्या करता है, लैम्डा या कोई पैरामीटर दे देगा, लैम्डा म्यू वगैरह कुछ, तो फिर बोल देगा कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, या सिस्टम इज कंसिस्टेंट, या सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लाइक दैट वे ही विल आस्क, वी विल सी द क्वेश्चंस लेटर ऑन। अभी मैं थियरी कवर करना चाहता हूँ आज के लेक्चर में। हाँ, तो फिर मैंने क्या बोला, क्या करेंगे हम डेल्टा को, अच्छा उससे पहले जो डेल्टा के बारे में 3 पॉइंट लिखवाए थे, फिर मैंने बोला कि जब पहली 2 इक्वेशन से x और y निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2, उसको थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो एक रिजल्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ दोस कांस्टेंट्स, उसी को हमने रीअरेंज किया ना, तो वी विल गेट दैट डेल्टा। सो डेल्टा इज व्हाट वी आर सेइंग, डेल्टा इक्वल टू 0 इज व्हाट, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, ऐसे बोल सकते हैं, हमने स्ट्रेट लाइन में भी देखा था, ठीक है। तो अब फिर हमने 3 कंक्लूजन मेन निकाले थे उधर। पहला एकदम टेस्ट पे रखना, अगर डेल्टा 0 नहीं है, if delta is not equal to 0, 100% inconsistent, बट अगर डेल्टा 0 है ना, तब कंसिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसी का ये सब एनालिसिस था, ठीक है ना। और थर्ड चीज उसमें हमने एक और देखी थी कि अगर कंसिस्टेंट है तो डेल्टा पक्का 0 होगा, कंसिस्टेंट है तो डेल्टा, मतलब वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। सुनना, जो लास्ट में मैंने 2 लिखवाए थे ना, उसमें तो मैंने बोला कि डेल्टा 0 है
तो कंसिस्टेंट जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो डेल्टा 0 होगा पक्का। तो वाइस वर्सा वाला पार्ट उसमें ट्रू नहीं, बोथ वे इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अपन ने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन मतलब फ्रॉम थ्योरी के अंदर, नॉट एज अ सेपरेट क्वेश्चन। फिर मैंने बोला कि वो देगा कैसे क्वेश्चन, लैम्डा वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस कर देगा, हम क्या करेंगे डेल्टा को 0 करेंगे, उससे लैम्डा की वैल्यू आएगी। लेट से लैम्डा की वैल्यू 2 आई, सिंगल एक आई, लीनियर इक्वेशन आई लैम्डा की, उसको सॉल्व किया, लेट से लैम्डा इक्वल्स टू 2 आया। अब हमारा काम क्या होगा, हमने कैसे बोला कि इफ लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 2, अगर लैम्डा 2 नहीं है तो मेरा डेल्टा भी 0 नहीं होगा, बिकॉज डेल्टा 0 करने पे ही तो लैम्डा 2 आया था। तो मैंने कहा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो मैं बोलूंगा 100% सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन आ रहा है। बट अगर डेल्टा 0, अगर मैंने कहा अगर लैम्डा 2 के बराबर है, देन माय डेल्टा विल बी 0 ऑफ कोर्स, क्योंकि वहीं से आया है वो डेल्टा 0 करने पे लैम्डा 2, तो डेल्टा 0 होगा। बट डेल्टा 0 आने पे मैं चीख के नहीं बोलूंगा सिस्टम इज कंसिस्टेंट, नहीं, अभी फर्दर एनालिसिस बाकी है। अब हम मैनुअल एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे, हम देखेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 2 पे वो तीन इक्वेशंस कैसे बिहेव कर रही हैं। कैसे बिहेव कर रही है, इससे मेरा मतलब है कि इसमें तीन केस बनेंगे। हम देखेंगे लैम्डा की वैल्यू उसमें रखी, फिर मैंने बोला क्या कोई दो लाइंस पैरेलल और डिस्टिंक्ट तो नहीं है। अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल और डिस्टिंक्ट हो गई तो क्वेश्चन वहीं खत्म, हम बोल देंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। थर्ड लाइन देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर पैरेलल डिस्टिंक्ट हो गई, अब तीसरी लाइन कैसी भी हो, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि इफ एनी टू ऑफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, अगर कोइंसिडेंट हो गई दो लाइन, कोई भी दो लाइन, लैम्डा इक्वल्स टू वैल्यू डाला और फिर पता चल जाएगा ना कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, एक लाइन दूसरे का मल्टीपल। तो मैंने बोला कोइंसिडेंट हो गई, फिर मैं थर्ड लाइन की पोजीशनिंग देखूंगा, अगर वो भी कोइंसिडेंट हो गई, इनफाइनाइट, वो पैरेलल डिस्टिंक्ट हो गई, नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग हो गई वो, तो यूनिक सॉल्यूशन। वो तीन ये रहा इसके अंदर। अब मैंने बोला कि केस 1 और केस 2 में क्या हो रहा था, दो लाइंस पैरेलल आ रही थी, दो लाइंस कोइंसिडेंट आ रही थी, बट मैंने बोला ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। मान लो डेल्टा भी 0 हो गया एंड नो ऑफ द टू लाइंस आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। इफ टू ऑफ द लाइंस आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, इफ नो, इधर लिखो इफ नो, ये मैंने जल्दी में गलत लिख दिया, इफ नो टू ऑफ द लाइंस आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, मतलब एंड इफ स्टिल डेल्टा इज 0, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू 0 के अंदर एक सिनेरियो है, मतलब डेल्टा तो 0 चल ही रहा है मेरा, एंड इफ नो ऑफ द टू लाइंस आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट एंड इफ स्टिल डेल्टा इज 0, देन आई विल डायरेक्टली से आंसर इज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बच्चों? चलो तो वीडियो पॉज करके एक बार और सुनो इसको, उसके बाद आगे बढ़ो। अब मैं नेक्स्ट सिस्टम पे चलता हूँ, उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं और फिर हम कल की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ और भी देखेंगे उसको डिटेल में। बाकी कुछ पार्ट कवर कर लेता हूँ मैं जितना हो सकता है। वैसे मजा आ रहा होगा आज के लेक्चर में। दिस इज माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक इन द, मतलब बोल सकते हैं आफ्टर पीएनसी प्रोबेबिलिटी ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अभी तुम एग्जांपल सीखोगे तो और मजा आने वाला है। चलो तो अब मैंने बोला थर्ड सिस्टम, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस, ठीक है ना। दिस इज माय थर्ड सिस्टम एंड लास्ट सिस्टम। तो पहले इक्वेशंस लिख लेता हूं मैं। तो मैंने इक्वेशंस लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, एंड लास्टली a3x प्लस b3y प्लस c3z equals to d3, ठीक है। These are my three equations in 3 variables. Now what I will say, we will treat these as 3 equations of plane. 3 we will treat, or accordingly we will analyze. We will treat these as equations of 3 planes. We will treat these as equations of planes, ठीक है। स्टार्ट करें इसका एनालिसिस। चलो तो अब देखना कैसे स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, इनको इन इक्वेशंस को नंबरिंग कर दी 1 मिनट के लिए, ठीक है। इन इक्वेशंस को नंबरिंग कर दी। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। देखना डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैं जो ड्राइव करने जा रहा हूँ ना, अभी एक्स वाई जेड निकाल रहा हूँ, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना उसको एक्चुअली क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्रैमर्स रूल मतलब सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्रैमर्स रूल करके नाम आए तो घबराना नहीं है कि सर ने पढ़ाया नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ अभी वो क्रैमर्स रूल ही है, ठीक है ना। वी आर सॉल्विंग दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल, इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। या डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं इसको, और डिटर्मिनेंट मेथड मैं इसलिए बोल रहा हूँ अभी डिटर्मिनेंट मेथड, क्योंकि अभी सेम चीज़ हम मैट्रिक्स मेथड से भी देखेंगे अगले आने वाली क्लासेस में, ठीक है। बट अभी के लिए मैं डिटर्मिनेंट मेथड या फिर क्रैमर्स रूल, वन एंड द सेम थिंग। चलो तो इसमें क्या किया मैंने, देखना ध्यान से देखना, बहुत डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन 1 को मैंने, अच्छा उससे पहले मैंने 4 क्वांटिटीज डिफाइन की, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। कैसे देखो, डेल्टा को तो मैंने लिखा
कोफिशिएंट्स मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। फिर मैंने लिखा डेल्टा वन। ये जस्ट टर्मिनोलॉजीज है जो तुम्हें याद रखेंगे। डेल्टा ऐसे डिफाइन किया। डेल्टा वन में क्या किया हमने, कॉलम वन को हटा के D1 D2 D3 लिखे। तो आई एम राइटिंग कॉलम वन को हटा के D1 D2 D3 और वो एज इट इज B1 B2 B3 C1 C2 C3। फ्रॉम विज़ मैंने क्या किया, डेल्टा टू में अब कॉलम टू को हटाया, डेल्टा के अंदर कॉलम टू को हटाया, उसको D1 D2 D3 से रिप्लेस किया। तो व्हाट यू विल गेट हियर इज A1 A2 A3 D1 D2 D3 एंड C1 C2 C3 एंड लास्टली डेल्टा थ्री। तो ऑन द सेम लाइन डेल्टा थ्री को क्या हो जाएगा, कॉलम थ्री को हटा के D1 D2 D3 से रिप्लेस करूंगा। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। पहले इसको याद रखो, मैंने चार डेल्टास डिफाइन किए, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री। डेल्टा तो क्या है, कोफिशिएंट्स से बनने वाली डिटर्मिनेंट, मतलब जो तीन इक्वेशंस दिए हैं उसमें। डेल्टा वन क्या है, मैंने A1 A2 A3 को रिप्लेस किया D1 D2 D3 से। फिर डेल्टा टू के लिए B1 B2 B3 को D1 D2 D3 से। फिर डेल्टा थ्री के लिए C1 C2 C3 को D1 D2 D3 से। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब देखना ध्यान से। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई किया A1 के कोफैक्टर से। क्यों कर रहा हूँ बताऊँगा। फिर मैंने क्या, इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई किया कोफैक्टर ऑफ A2 से, और इक्वेशन थ्री को मैंने मल्टीप्लाई किया कोफैक्टर ऑफ A3। ये मैंने किया, मतलब इस पूरी इक्वेशन को मैं CA1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको CA2 से और इसको CA3 से। देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, ठीक है। पहली क्वेश्चन को CA1 से, दूसरे को CA2 से, तीसरे को CA3 से। सो थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। आई एम रबिंग दिस पार्ट। तो वीडियो पॉज करो पहले तुम लोग और इसको कॉपी कर लो, जैसे इतना पार्ट रहने देना, इधर से नीचे का मैं पार्ट रब करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, नहीं तो ज़रूरत भी पड़ेगी इसकी। एक काम करते हैं, इतना हटा देता हूँ, थोड़ा इधर स्पेस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन को CA1 से मल्टीप्लाई किया, इसको CA2 से, इसको CA3 से, और मैंने तीनों को ऐड कर दिया। तो इसको हटा देता हूँ, ये तुम लिख लेना, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, देखना। अब मैंने लिखा उधर x का कोफिशिएंट क्या बनेगा, देखो CA1 इंटू A1 इंटू CA1 प्लस इधर से A2 इंटू CA2 प्लस A3 इंटू CA3 प्लस y का कोफिशिएंट क्या बनेगा, ये कॉल लिख के बता रहा हूँ, B1 इंटू CA1 B1 इंटू CA1 प्लस B2 इंटू CA2 प्लस B3 इंटू CA3। हाँ चलो एक और लिख लेते हैं, पूरा ही लिखते हैं जब लिख रहे हैं। तो Z इंटू C1 इंटू CA1 प्लस C2 इंटू CA2 प्लस C3 इंटू CA3 इज इक्वल टू D1 इंटू CA1 प्लस D2 इंटू CA2 प्लस D3 इंटू CA3। यहाँ तक क्लियर है। पहली इक्वेशन को CA1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को CA1 मतलब कोफैक्टर ऑफ A1, CA2 मतलब कोफैक्टर ऑफ A2, CA3 मतलब कोफैक्टर ऑफ A3। अब देखो ध्यान से, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मैं, कि अगर मैं कोई डिटर्मिनेंट में किसी भी रो को लेता हूँ, उनके एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ, देन व्हाट यू विल गेट, डेल्टा। और अगर मैंने एलिमेंट्स तो लिए लेट्स से रो 1 के और कोफैक्टर लिए रो 2 के, और फिर मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मतलब करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा, तो यू विल गेट 0। पहले कराया हुआ है, बहुत जगह यूज़ भी हुआ है। मैट्राइसिस में भी डेरिवेशन जो किया था हमने, A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, उधर भी यूज़ किया था ये वाला फैक्ट। तो नोटिस करो ये क्या लिखा है, A1 इंटू उसका कोफैक्टर, A2 इंटू उसका कोफैक्टर, A3 इंटू उसका कोफैक्टर। तो दिस ब्रैकेट इज नथिंग बट व्हाट, डेल्टा। गेटिंग इट? मजेदार चीज है ना। चलो अब मैंने बोला इसमें ये क्या होगा, B1 B2 B3, तो मेरा हो गया कॉलम 2, और कोफैक्टर कॉलम 1 के ले लिए, तो क्या होगा ये प्रॉपर्टी से 0। सिमिलरली C1 C2 C3 तो कॉलम 3 हुआ, और CA1 CA2 CA3 कोफैक्टर ऑफ कॉलम 1, हैंस अगेन दिस इज 0। तो LHS में मेरा क्या बना, x इंटू डेल्टा। अब और इंटरेस्टिंग चीज, CA1 क्या है, CA1 क्या है, मैंने एक मिनट के लिए इधर से देखा, इसको हटाया इसको हटाया, B2 C3 माइनस B3 C2। अच्छा यहाँ तक सही है। फिर मैंने बोला
फिर मैंने बोला व्हाट इज CD1, CD1 क्या होगा, D1 का कोफैक्टर, तो इसको मैं रिमूव करूंगा तो क्या आएगा B2C3 B3C2, इधर भी क्या आया था B2C3 B3C2। सो कहना इससे कि जो A1 का कोफैक्टर है और D1 का कोफैक्टर वो सेम ही है। A1 का कोफैक्टर क्या हो गया B2C3 B3C2 माइनस का, और इधर मेरा D1 का कोफैक्टर क्या हो गया B2C3 और B3C2। Hence this CA1 is nothing but C of D1 and this CA2 is nothing but C of D2 and this CA3 is nothing but C of D3। अब देखो ध्यान से इंटरेस्टिंग चीज, D1 D2 D3 तो इस डिटर्मिनेंट का कॉलम 1 हो गया, और CAD1 CD2 CD3 इस डिटर्मिनेंट के कॉलम 1 के कोफैक्टर, तो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो व्हाट इज यू शुड गेट, मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ Δ1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। गॉट इट, क्लियर हुआ? देखो मैं ज़्यादा भी नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो चीज़ें मिक्सअप होंगी। मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेशन करके इसका हाफ केस एनालिसिस करेंगे, हाफ हम कल के पार्ट के लिए रखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो x इंटू डेल्टा यू आर गेटिंग Δ1। समझ में आया कैसे कैसे क्या हुआ? नहीं आया ना तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिमाइंड करो, मेरे बोलने से अच्छा है मैं दोबारा वही चीज़ बोलूँगा। इट्स बेटर इफ़ यू रिमाइंड इट एंड अगेन सी कि मैंने इसको डेल्टा क्यों बोला, इसको 0 क्यों बोला, फिर इसको अगेन Δ1 क्यों बोला, मैंने एक्सप्लेन किया अभी, ठीक है। चलो, अब सिमिलरली जब मैं इसको B1 B2 B3 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा तो यू कैन सी सिमेट्री से मेरे को ऐसी इक्वेशन मिलेगी y इंटू डेल्टा इक्वल्स टू Δ2 एंड लास्टली z लिखा दिख रहा है, हाँ, z इंटू डेल्टा इक्वल्स टू Δ3, z into delta equals to, so you are getting these three equations, very very important, 1 2 3, getting it? तो पहले वीडियो पॉज करो, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो मैंने बोला यू आर गेटिंग these three equations, तो पहले वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना। अब हम इसमें एनालिसिस करते हैं किसका, कि यूनिक वगैरह का, कंसिस्टेंस कब होगा, इनकंसिस्टेंट वगैरह कब होगा। तो फॉर दैट कॉपी दिस पार्ट। चलो अब मैं बता रहा हूँ, x इंटू डेल्टा, ठीक है ना। अब मैंने बोला सुना केस 1, इफ डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0, सबसे इजी वाला केस है, सबसे इजी वाला केस। मैंने बोला अगर डेल्टा 0 के बराबर नहीं है तब क्या होगा। अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो यू कैन सी कि इस डेल्टा, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, इस डेल्टा को मैं इसके नीचे लेके जा सकता हूँ, तो व्हाट यू विल गेट, डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू Δ2 अपॉन डेल्टा एंड z इज इक्वल टू Δ3 अपॉन डेल्टा। सो व्हाट यू आर गेटिंग, यूनिक x एंड y, हेंस डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड्स टू यूनिक सॉल्यूशन। गेटिंग इट? क्लियर हुआ कहानी? इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आई विल से सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंस के भी अंदर और स्पेसिफिक क्या बोलूंगा, वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। होंगे क्या सॉल्यूशन, Δ1 अपॉन डेल्टा, Δ2 अपॉन डेल्टा, Δ3 अपॉन डेल्टा। तो डायरेक्टली ऐसी बोर्ड में भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि सॉल्व दिस यूजिंग क्रैमर्स रूल, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो तुम्हें कुछ नहीं क्या करना है, वो जो मैंने चार डेल्टा लिखे उनको निकालना है, फिर x को तुम बोलोगे Δ1 अपॉन डेल्टा, y को Δ2 अपॉन डेल्टा, z को Δ3 अपॉन डेल्टा। गेटिंग इट? अब आते हैं केस 2 पे। केस 2, इसमें भी वो केस 3 जो होगा वो थोड़ा लेंथी होगा, उसको हम कल की क्लास में देखेंगे, बट अभी के लिए शॉर्ट में देखना। केस 2 भी आसान है, केस 2 इज अगेन वेरी इजी। मैंने बोला इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0, ऑफ कोर्स या तो डेल्टा नहीं 0 होगा या 0 होगा, इसके अलावा तीसरी कहानी तो है नहीं कि डेल्टा इमेजिनरी हो जाएगा। हाँ, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा इक्वल्स टू 0। अब डेल्टा इक्वल्स टू 0 होगा ना, इसके अंदर अब 2 सिनेरियोस आ रहे हैं, तो कैसे? अब मैं क्या बोल रहा हूँ देखना, सुनना ध्यान से। डेल्टा तो 0 आ गया, तो दिख रहा है इन तीनों इक्वेशन में, इन तीनों ही इक्वेशंस में LHS इज 0, इन तीनों ही इक्वेशंस में LHS इज 0। अगर RHS नॉन जीरो हो गया कहीं भी एक जगह, तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू नॉन जीरो, मतलब एब्सर्ड रिजल्ट, दैट मीन्स माई सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो क्या लिख रहा हूं मैं, इफ एनी वन ऑफ Δ1, Δ2, Δ3 इज नॉन जीरो, अगर Δ1, Δ2, Δ3 में तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, LHS में तो 0 लिखा है तीनों ही जगह, लेट्स से मैंने Δ2 को नॉट जीरो बोला, तो इधर क्या लिखा है, 0 इज इक्वल टू नॉन जीरो, एब्सर्ड रिजल्ट। दैट मीन्स व्हाट,
दिस इम्प्लाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. गेटिंग इट? इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन. गॉट इट? चलो अब आते हैं लास्ट केस पे. अब सुनना, इस केस के बारे में थोड़ा सा लिख रहे हैं हम, बाकी इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो अपन कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी हो रहा है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बच्चों के लिए. तो मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा केस 3 के, क्योंकि केस 3 का इधर जो एनालिसिस होगा और जो हमने उधर किया था सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में, उसी टाइप से हम एनालिसिस करने वाले हैं. मतलब पहले तो लिख लो केस 3, इफ ऑफ कोर्स डेल्टा इक्वल टू 0 के अंदर की बात चल रही है नहीं, मैंने कहा इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0. अब इसमें क्या लिखा था मैंने, इफ एनी वन ऑफ दिस इज नॉन जीरो. अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑल्सो इफ डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा 3 इक्वल्स टू 0. अब मैं सारे ही डेल्टा 0 हो गए, सारे ही डेल्टा 0 हो गए. तो जो मेरी 3 इक्वेशंस बनी थी वो क्या हो गई, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0. तो कोई बोलेगा सर ये तो 0 इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट. नहीं, यही तो कैच है थोड़ा सा. वो क्या कैच है उसको हम कल के क्लास में लेंगे. अभी के लिए लिख सकते हैं देन देयर आर अगेन 2 पॉसिबिलिटी, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंस. दोनों पॉसिबिलिटी है. जनरली बच्चों को क्या लगता है कि सारे डेल्टा 0 हो गए, तो जो मेरी 3 इक्वेशंस थी वो हो गई 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब सेटिस्फाई हो रही है फॉर x एंड y, हेंस दे विल से कंसिस्टेंट. नहीं, इनकंसिस्टेंस भी हो सकता है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगेन वी विल एनालाइज कि पोजिशनिंग क्या है प्लेन्स की. प्लेन्स कोइंसिडेंट तो नहीं है, पैरेलल तो नहीं है, जस्ट सेम एज दैट वी हैव सीन इन द 3 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स. उसी के बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा, कोएक्सियल वाला पार्ट एक्स्ट्रा आएगा, जो कि हम कल की क्लास में देखेंगे. ठीक है बच्चों, तो मैं बोल रहा हूँ आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तुम 2-3 बार देखना पड़े तो 2-3 बार देखो लेक्चर, ठीक है ना, बट हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करना है, और नहीं क्लियर हुआ तो डाउट सेशन में क्लियर करो मुझसे. ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू.